जहाज के नीचे सामान वाले खाने में अंबर, जूली सॉन्ग और केटी भी बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हें भी इंतजार था कि जहाज कब पाकिस्तान पहुंचता है। केटी ने कहा, थ्यूसॉन्ग भी जरूर जहाज पर सवार हो गया होगा, मगर उसे इस तरफ आना चाहिए था। अंबर ने कहा, थ्यूसॉन्ग को सबसे आखिर में आना था। हो सकता है कि उसके आने तक सामान लादा जा चुका हो और उसे दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज के अंदर जाना पड़ गया हो। जूली सॉन्ग बोली, खुदा करे कि वो सवार हो गया हो। अंबर कहने लगा, अगर ना भी सवार हुआ होगा तो दूसरे जहाज में आ जाएगा। ये जगह चूंकि हवा बंद यानी एयर टाइट है, इसलिए यहाँ से ना हमारी खुशबू थ्यूसॉन्ग तक जा रही है, ना उसकी खुशबू हम तक आ रही है। अब तो अगले एयरपोर्ट यानी काहिरा तक पहुंचकर ही पता चलेगा कि थ्यूसॉन्ग इस जहाज में मौजूद है कि नहीं। केटी ने कहा, वो जरूर जहाज में ही होगा। इधर जहाज के सामान वाले खाने में केटी, जूली सॉन्ग और अंबर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ जहाज के अंदर अंग्रेज औरत के थैले में छुपा थ्यूसॉन्ग खामोश बैठा था। जहाज काहिरा के एयरपोर्ट पर उतरा तो सामान वाले खाने का दरवाजा खोल दिया गया। हवा का दबाव खत्म हो गया और इसके साथ ही केटी, अंबर और जूली सॉन्ग को थ्यूसॉन्ग की खुशबू और थ्यूसॉन्ग को अपने साथियों की खुशबू महसूस हो रही थी। इस तरह से वो सब अपनी जगह मुतमईन हो गए। काहिरा जहाज थोड़ी देर रुका और फिर आगे दुबई की तरफ चल पड़ा। दुबई में भी जहाज ने मुख्तसिर क़याम करने के बाद पाकिस्तान के लिए परवाज शुरू कर दी। रात के 10 बज रहे थे जब जहाज कराची के एयरपोर्ट पर उतर गया। सामान के साथ ही केटी, अंबर और जूली सॉन्ग एयरपोर्ट से बाहर एक तरफ अंधेरे में खड़े हो गए। अब उन्हें अपने साथी थ्यूसॉन्ग का इंतजार था। थ्यूसॉन्ग की खुशबू उन्हें बराबर आ रही थी। जब तक थ्यूसॉन्ग आकर उनकी गर्दनों पर अपनी उंगली नहीं लगाता, वो बड़े नहीं हो सकते थे। दूसरी तरफ थ्यूसॉन्ग को भी अंबर, केटी और जूली सॉन्ग की खुशबू आ रही थी। थ्यूसॉन्ग अभी तक अंग्रेज औरत के थैले में ही था। अंग्रेज औरत थैला कांधे पर डालकर जहाज से उतरकर नीचे इंटरनेशनल लाउंज में आकर बैठ गई थी, क्योंकि उसे कराची नहीं उतरना था बल्कि आगे जापान जाना था। थ्यूसॉन्ग ने थैले में से नन्ही सी गर्दन निकालकर देखा। अंग्रेज औरत उसके बिल्कुल पास बैठी थी। यहाँ से अगर वो बाहर निकलता है तो अंग्रेज औरत उसे देख सकती थी। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने थैले में से निकलकर अपनी उंगली अंग्रेज औरत की पिंडली पर जोर से रगड़ी। अंग्रेज औरत अपनी टांग खुजाने लगी, मगर इसके साथ ही वो नन्ही सी बन गई। फौरन थ्यूसॉन्ग ने अपनी गर्दन पर अपनी उंगली लगाई और वो पूरे कद का आदमी बन गया। वो जल्दी से औरत की सीट पर बैठ गया और अंग्रेज औरत जो शोर मचाने लगी थी उसको उठाकर थैले में डाल दिया और थैले का मुंह बंद कर दिया। इत्तफाक से वहां इर्द गिर्द कोई दूसरा मुसाफिर नहीं बैठा हुआ था। थ्यूसॉन्ग अंग्रेज औरत को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। वो थैला लेकर उठा और मर्दों के बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम खाली पड़ा था। थ्यूसॉन्ग ने थैले में से अंग्रेज औरत को निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। अंग्रेज औरत खौफजदा आवाज में अंग्रेजी चीखो पुकार कर रही थी और कह रही थी, मुझे क्या हो गया है, और वो रो रही थी। थ्यूसॉन्ग ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, मैडम, मैं अभी तुम्हें फिर से बड़ा कर दूंगा, मगर शर्त यह है कि जब तक मैं बाथरूम से निकल नहीं जाता तुम इसी जगह रहोगी और किसी से कोई बात नहीं करोगी। तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? अंग्रेज औरत की जान पर बनी हुई थी। कहने लगी, मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे फिर से बड़ा कर दो भाई। थ्यूसॉन्ग ने आहिस्ता से अंग्रेज औरत को फर्श पर बिठा दिया और फिर से उसकी गर्दन पर अपनी उंगली लगा दी। उंगली के लगते ही अंग्रेज औरत फिर से बड़ी हो गई। वो परेशान होकर अपने चारों तरफ देखने लगी। थ्यूसॉन्ग ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैडम, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं जा रहा हूँ और तुम कुछ देर इसी जगह खड़ी रहोगी और मेरे बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। अंग्रेज औरत हक्की बक्की हो चुकी थी। खौफ के मारे उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वो बार बार अपने जिस्म को तकती कि क्या वाकई मैं इतनी छोटी हो गई थी। थ्यूसॉन्ग उसे हैरान परेशान छोड़कर बाथरूम से निकल गया। बाहर आते ही वो उस तरफ चला जिधर से उसे अंबर और जूली सॉन्ग की खुशबू आ रही थी। बहुत जल्द ही वो उनके पास पहुंच गया। सब कराची पहुंचने पर बड़े खुश हुए। केटी ने कहा, अब हम रेलगाड़ी के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। हवाई जहाज में बड़ी मुसीबत होती है। थ्यूसॉन्ग ने उन तीनों को फिर से पूरे कद का बड़ा कर दिया था। अंबर ने कहा, अब तो हमें पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। हम बड़ी आसानी से कराची से लाहौर तक हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग ने भी यही कहा कि हमें हवाई जहाज में ही सफर करना चाहिए। अंबर बोला, लाहौर तो जहाज रात के 12 बजे परवाज करेगा। हम इसी जहाज में सीटें हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वो चारों साथी और दोस्त एयरपोर्ट पर जहाज के दफ्तर की तरफ आ गए। मालूम हुआ कि दफ्तर बंद है और उन्हें लाहौर के लिए सीटें लेने के वास्ते दूसरे दिन PIA के शहर वाले ऑफिस जाना होगा। केटी बोली, मेरा ख्याल है बाकी रात हम यहीं एयरपोर्ट पर ही गुजारते हैं। उन्हें शहर जाने की जल्दी भी नहीं थी, चुनाचे वो एयरपोर्ट के लाउंज में ही बैठ गए।
सारी रात उन्होंने कराची एयरपोर्ट के लाउंज में गुजार दी। दूसरे दिन वो लाहौर जाने की बजाय इस्लामाबाद जाने वाले जहाज में सवार हो गए, क्योंकि वो टेक्सला जाकर एक बार फिर मारिया का सुराग लगाना चाहते थे। कराची में ही उन्होंने अपने डिस्को बॉयज वाले कपड़े तब्दील कर लिए थे और आम लिबास पहन लिया था। इस्लामाबाद उन्होंने एक होटल में 2 कमरे ले लिए। दोपहर के बाद अंबर, थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी वहां से टेक्सला आ गई। सबसे पहले वो टेक्सला के अजायब घर में आए, क्योंकि इसी जगह से मारिया गायब हुई थी। अजायब घर में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे उन्हें मारिया का कुछ सुराग मिलता। फिर भी वो अजायब घर में फिरते रहे। इसी अजायब घर में उस यमराज का बुत भी था जिसके हाथ में तलवार थी, माथे पर जख्म का निशान था और जिसने मारिया को अगवा करके 2000 बरस पीछे के जमाने में पहुंचा दिया था। मगर अंबर, थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी में से किसी को उस बुत पर शक न हुआ। यही वो यमराज था जो दुल्हनों को अगवा करके उन्हें पत्थर बनाकर जंगल में या किसी चट्टान के पीछे लिटा देता था। मारिया को भी इसने 2000 बरस पीछे ले जाकर एक शीश महल के बाग में लिटाकर पत्थर बना दिया था। अजायब घर से निकलकर थ्यूसोंग, अंबर वगैरह उसके बाग में आए तो उन्होंने बाग के कोने में एक औरत का ऐसा बुत जमीन पर लेटा हुआ देखा जिसने दुल्हनों वाले कपड़े और जेवर पहन रखे थे। ये सारे कपड़े और जेवर भी पत्थर ही के थे। जूली सोंग ने उस दुल्हन के बुत की तरफ देखते हुए कहा, एक दुल्हन का बुत मैंने पहली बार देखा है। केटी ने हंसकर कहा, मेरा ख्याल है किसी जादूगर को उसकी बीवी ने तंग किया होगा और उसने उसे पत्थर बना दिया। थ्यूसोंग और अंबर भी दुल्हन के बुत को देखने लगे। थ्यूसोंग ने झुककर दुल्हन के बुत के बाजू पर हाथ रखा और जैसे कुछ गौर करने लगा। अंबर ने पूछा, थ्यूसोंग, क्या तुम इस पत्थर के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हो? अंबर ने मजाक किया था, मगर थ्यूसोंग बोला, तुम मजाक समझ रहे हो, लेकिन यकीन करो इस पत्थर की दुल्हन का दिल धड़क रहा है। ये सुनना था कि जूली सोंग, केटी और अंबर चौंक पड़े। भला ये कैसे हो सकता है कि पत्थर के बुत का दिल धड़क रहा हो? अंबर ने कहा, थ्यूसोंग, क्या तुम सच कह रहे हो? केटी ने कहा, थ्यूसोंग को अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही होगी। जूली सोंग ने झुककर पत्थर की दुल्हन के सीने पर हाथ रख दिया। जूली सोंग खलाई मखलूक थी और थ्यूसोंग की बहन थी। वो जानती थी कि अगर थ्यूसोंग ने ऐसा कहा है तो इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं हो सकती थी। जूली सोंग ने महसूस किया कि पत्थर की दुल्हन का दिल बहुत धीमी धीमी आवाज में धड़क रहा था। जूली सोंग ने अंबर की तरफ देखकर कहा, अंबर, पत्थर की दुल्हन का दिल धड़क रहा है, अगरचे ये धड़कन बहुत धीमी है। अब अंबर और केटी ने भी अपने अपने हाथ पत्थर की दुल्हन के सीने पर रखे और उन्हें पत्थर के अंदर से दिल की आहिस्ता आहिस्ता धड़कन महसूस हुई। अब तो वो चारों वहीं पत्थर की दुल्हन के पास घास पर बैठ गए। अपनी तरफ से वो यूं बैठ गए जैसे थक गए हों और जरा आराम के लिए वहां बैठ गए हों। अंबर ने थ्यूसोंग की तरफ देखा और कहा, थ्यूसोंग, तुम इससे क्या नतीजा निकालती हो? थ्यूसोंग ने अपना हाथ दोबारा पत्थर की दुल्हन के बाजू पर रख दिया और बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। जूली सोंग कहने लगी, पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यह पत्थर बुत से नहीं तराशा गया, बल्कि जिंदा औरत को किसी तिलिस्म से पत्थर बना दिया गया है। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को इल्म की वजह से ऐसे पत्थर बनाया जाए और वो इंसान सारा पत्थर का बन जाए मगर उसका दिल धड़कता रहे? थ्यूसोंग का चेहरा संजीदा हो गया था। कहने लगा, अंबर भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी के सारे जिस्म पर तिलिस्म का असर हो जाए मगर दिल पर उसका असर ना हो। आमतौर पर यह उस इंसान के साथ होता है जिसका दिल किसी की मोहब्बत से भरा हुआ हो। मुझे यकीन है कि जिस वक्त इस औरत को पत्थर बनाया गया उस वक्त इस औरत के दिल में किसी की मोहब्बत का ख्याल था। केटी कहने लगी, ये औरत उस वक्त दुल्हन बनी हुई थी, जाहिर है कि इसके दिल में इसके होने वाले खामंद का ही ख्याल होगा। अंबर बोला, अजीब असरार है। लेकिन थ्यूसोंग, अगर इस औरत का दिल धड़क रहा है तो जरूर ये अंदर से जिंदा होगी, और अगर ये जिंदा है तो हम इससे बात भी कर सकते हैं। थ्यूसोंग ने लेटी हुई पत्थर की दुल्हन की आंखों में झुककर गौर से देखा। पत्थर की दुल्हन की आंखें ऐसी थीं जैसे वह दूर किसी के इंतजार में हो, किसी की राह देख रही हो। थ्यूसोंग बोला, ये दुल्हन पत्थर बनते वक्त किसी की राह तक रही थी, इसकी आंखें एक तरफ लगी हुई हैं। जूली सोंग बोली, इसकी आंखों में हसरत है, उदासी है, दुख और गम है। केटी ने कहा, इस गम, दुख और उदासी की वजह यह है कि इस औरत को इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती जादू के जरिए पत्थर के बुत में बदल दिया गया है। ये दुल्हन तो अपने साजन के घर जाने वाली थी कि किसी जालिम जादूगर ने इसकी खुशियों को आग लगा दी। आखिर उस जादूगर को भी क्या मिला? दुल्हन तो पत्थर बन गई। जूली सोंग बोली। थ्यूसोंग अभी तक किसी गहरी सोच में गुम था। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे इस पत्थर की दुल्हन की आंखें भी जिंदा लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ कहना चाह रही है। अंबर ने गौर से पत्थर की दुल्हन की आंखों को देखा। कहने लगा, तुम ठीक कहते हो थ्यूसोंग, ये आंखें बात करना चाहती हैं। जूली सोंग और केटी ने भी पत्थर की दुल्हन की आंखों को झुक कर देखा। केटी कहने लगी, थ्यूसोंग, इस मुअम्मे को हल करना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह से हमें मारिया का भी कुछ सुराग मिल जाए। थ्यूसोंग अब ज्यादा तवज्जो से पत्थर की दुल्हन के बुत को चारों तरफ से देखने लगा।
उसे छोटा सा एक तावीज नजर आया जो दुल्हन की गर्दन में पड़ा था। तावीज अब पत्थर बन चुका था। त्युसोंग ने तावीज पर उंगली फेरी तो उसे तावीज की सतह नरम महसूस हुई। त्युसोंग बोला, तावीज की सतह नरम है अंबर, मैं इसको खोलने लगा हूँ। अंबर ने आसपास देखा। वहां अजायब घर के बाग में उस वक्त कोई चौकीदार नहीं था। जुलीसोंग ने कहा, तावीज को खोल लो त्युसोंग। त्युसोंग ने तावीज की पथरीली मगर नरम सतह को दबाया तो तावीज का ढकना खुल गया। तावीज के अंदर जर्द रंग का एक कागज तय करके रख दिया गया था। त्युसोंग कागज निकालने लगा तो केटी ने कहा, ध्यान से त्युसोंग। त्युसोंग ने कागज बाहर निकाल लिया। कागज बेहद खस्ता हो रहा था। उसे खोला गया तो उस पर स्याह रंग की आड़ी तिरछी लकीरें पड़ी थीं। एक तरफ कदीम यूनानी जुबान में एक अबारत लिखी थी। अंबर नाग, मारिया त्युसोंग और उसके साथी दुनिया की हर जुबान को पढ़ लेते थे। अंबर ने पढ़ा। लिखा था, शबाली, मैं तेरा दरिया किनारे वाली लाल चट्टानों के गार में इंतजार करूंगा। बस सिर्फ यही इबारत लिखी थी। नीचे लिखने वाले का नाम भी दर्ज नहीं था। आड़ी तिरछी लकीरों में दरिया किनारे वाली लाल चट्टान दिखाई गई थी। अंबर कहने लगा, लगता है इस लड़की का नाम शबाली है और ये खत इसके होने वाले खावंद ने शादी से पहले लिखा होगा। केटी बोली, मगर इस दुल्हन ने यह खत तावीज बनाकर गले में क्यों डाल लिया? जुलीसोंग ने कहा, हो सकता है ये इस प्रेम भरे खत को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहती हो, क्योंकि आखिर ये उसके महबूब खावंद का खत था। केटी कहने लगी, ये सब कुछ इस इलाके में हुआ था। अगरचे इस वाक्य को 2-2.5 हजार साल गुजर गए हैं, मगर लाल चट्टानों के पास दरिया अभी तक उसी जगह बह रहा है। जुलीसोंग ने केटी की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? केटी बोली, मैं चाहती हूँ कि लाल चट्टानों वाली गार में चलकर देखा जाए कि वहां अब क्या है। त्युसोंग बोला, वहां अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। 2.5 हजार साल गुजर गए हैं, अब वहां सिवाय मिट्टी पत्थरों के और क्या होगा? अंबर ने कहा, त्युसोंग भाई, अगर 2.5 हजार साल गुजर जाने पर भी इस पत्थर की दुल्हन का दिल धड़कता रह सकता है तो हो सकता है कि गार में भी हमें कुछ अपने मतलब का सुराग मिल जाए। जुलीसोंग कहने लगी, मारिया इसी जगह से गुम हुई है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पत्थर की दुल्हन के दिल की धड़कन की वजह मालूम करें। त्युसोंग ने कहा, तो ठीक है, अभी शाम नहीं हुई, चलो दरिया वाली लाल चट्टानों की तरफ चलते हैं, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अंबर, त्युसोंग, जुलीसोंग और केटी उसी वक्त अजायब घर से निकलकर लाल चट्टानों की तरफ रवाना हो गई। ये जगह वहां से 2-3 मील के फासले पर थी। एक पुराना दरिया जो अब खुश्क हो चुका था। उस दरिया में पानी सिर्फ एक छोटे से पहाड़ी नाले की तरह से बह रहा था। खुश्क दरिया के बाएं तरफ लाल चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। अंबर, त्युसोंग, जुलीसोंग और केटी उन चट्टानों में आ गई। तावीज अंबर के हाथ में था। उसमें जो नक्शा दिया गया था, अंबर उसी के हिसाब से रास्ता तलाश कर रहा था। नक्शे में एक जगह चट्टानों की 2 नोकें दिखाई गई थीं, मगर ये 2 नोकों वाली चट्टानें उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थीं। त्युसोंग कहने लगा, 2.5 हजार साल के अरसे में आंधियों और जल्जलों की वजह से चट्टानों की नोकें कैसे सलामत रह सकती हैं? अंबर भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मगर फिर हमें वो गार कहाँ मिलेगा जहां पत्थर की दुल्हन को आने के लिए कहा गया था? वो एक जगह बैठ गई। त्युसोंग और अंबर ने एक बार फिर खातनुमा तावीज को बड़े गौर से पढ़ा और देखा। उसके कोने में एक जगह महीने का नाम लिखा हुआ था। अंबर ने वो तारीख त्युसोंग को बताई और कहा, त्युसोंग, हिसाब लगाकर बताओ कि ये महीने का कौन सा दिन था? त्युसोंग का खलाई जहन तारीख वगैरह मालूम करने के सिलसिले में बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता था। उसने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और बोला, मौसम बहार की चांदनी रात थी उस रोज, यानी जिस रोज पत्थर की दुल्हन को उसके होने वाले खावंद ने गार में आने के लिए कहा था। केटी ने सवाल किया। अंबर बोला, बिल्कुल यही दिन है। आज भी तो चांद की 11वीं है। हो सकता है कि ये आज ही की रात हो। मेरा ख्याल है कि हमें आज की रात उस गार को तलाश करके इसी जगह रहना चाहिए। हो सकता है हमें इस जगह से मारिया का कोई सुराग मिल जाए। त्युसोंग कहने लगा, ठीक है, तो पहले गार तो तलाश किया जाए। उन्होंने एक बार फिर गार की तलाश शुरू कर दी। आखिर लाल चट्टानों के दरमियान काफी आगे आकर उन्हें जंगली खुश्क झाड़ियों के पीछे एक शगाफ नजर आया। वो जल्दी से वहां पहुंचे। देखा कि ये एक गार का शगाफ है। अंदर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी उन्हें गार में उतरते बड़े पत्थर और जानवरों की हड्डियां नजर आ रही थीं। त्युसोंग कहने लगा, मालूम होता है कि रातों को चीते या गीदड़ यहाँ जानवरों को शिकार करके लाते और खाते थे। जुलीसोंग ने कहा, चलो गार के अंदर चलते हैं, मुझे यकीन है कि यही वो गार है। वो चारों गार में दाखिल हो गए। गार छोटा सा था। अंदर सिवाय गिरे पड़े तीरों और बिखरी हुई हड्डियों के और कुछ भी नहीं था। त्युसोंग कहने लगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें किसी जगह छुपकर रात के 2 बजे तक बैठे रहना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि यहाँ कोई शय होने वाली है। त्युसोंग ने जुलीसोंग और केटी की तरफ देखा। उन्होंने भी यही कहा कि अंबर का ख्याल दुरुस्त है। बस उन्होंने वहीं बैठकर रात का इंतजार शुरू कर दिया। चांदनी रात को क्या होने वाला था उन्हें कुछ मालूम नहीं था। बस उनको यकीन था कि चांदनी रात में कुछ न कुछ जरूर होगा।
पहले तो वो गार के अंदर बैठे रहे, फिर गार से बाहर निकल आए और उसके सामने एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गए। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई और चांद ने भी मगरिब की तरफ ढलना शुरू कर दिया तो उन सबको रात की खामोश फिजा में एक अजीब आवाज सुनाई दी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कि ये आवाज हमने सुन ली है, मगर अब बोलना बिल्कुल नहीं, खामोश रहना होगा। ये आवाज ऐसी थी जैसे चलते वक्त किसी के पांव की झांझर बोल रही हो। झांझर की पुरस्कार आवाज खुश्क दरिया की तरफ से लाल चट्टानों की जानिब आ रही थी। अंबर, थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी एक छोटी चट्टान के पीछे खामोश बैठे थे। उनकी आंखें उस तरफ लगी थी जिस तरफ से झांझर की आवाज आ रही थी। फिर उन्हें मध्यम होती फीकी चांदनी में एक इंसानी साया दिखाई दिया जो जमीन से ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। उसके चलने के अंदाज से झांझर की आवाज पैदा होती थी। ये इंसानी साया जब चट्टानों के करीब आया तो सबने देखा कि वो एक औरत थी जिसने दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा था। उस औरत के हाथ में फूलों का हार था। वो गार के पास आकर रुक गई, फिर उसने पलटकर पीछे एक नजर डाली और गार में दाखिल हो गई। अंबर ने सरगोशी की, तुमने पहचाना इसे? ये वही दुल्हन है जो पत्थर के बुत की शक्ल में अजायब घर के बाग में लेटी है और जिसके गले से हमने ये तावीज निकाला था। थ्यूसोंग आहिस्ता से बोला, हाँ ये वही दुल्हन है, मगर वो गार में क्या करने आई है? केटी ने कहा, चलो चलकर देखते हैं, शायद इससे नागमारिया का कुछ पता मिल सके। चारों साथी उठे और चट्टान के पत्थरों के साथ साथ खिसकते गार में आ गए। उन्होंने देखा कि गार के अंदर औरत के आ जाने से हल्की हल्की नीली सी रोशनी हो गई है। दुल्हन औरत गार के दरमियान दोनों बाजू उठाई खड़ी है। उसके एक हाथ में फूलों का हार है और वो कह रही है, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? मैं सैकड़ों साल से तुम्हारी राह देख रही हूं। पुरस्कार दुल्हन ने दोनों बाजू नीचे कर लिए, सर को झटक कर अपने बालों को बखेर लिया और सर को चारों तरफ घुमाकर देखा। फिर आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूं तुम लोग गार में मौजूद हो, मैंने ही तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी थी। अब अंबर, थ्यूसोंग और केटी जूली सोंग को कुछ हौसला हुआ। जूली सोंग ने आगे बढ़कर कहा, ए दुखी बहन, हमें बता कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अगरचे हम भी अपने एक भाई नाग और एक बहन मारिया से जुदा हैं, मगर हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। हमें तुमसे बहुत हमदर्दी है क्योंकि तू एक ऐसी दुल्हन है जो अपने दुल्हा से जुदा हो गई है। पुरस्कार दुल्हन का चेहरा जूली सोंग की तरफ था। उसकी आंखों में आंसू आ गई। अब थ्यूसोंग, अंबर और केटी भी सामने आ गई। अंबर ने कहा, तुम भी हमारी बहन हो शबाली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ हम तुम्हारी किस तरह मदद कर सकते हैं? पुरस्कार दुल्हन ने गमजदा आवाज में कहा, मैं जानती हूँ तुम लोग हजारों साल से एक खतरनाक और पुरस्कार सफर कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि नाग और मारिया तुमसे जुदा हो गई हैं। मैंने इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस दुनिया के डरपोक और खुदगर्ज लोग मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। वह तो मुझे देखते ही चुड़ैल समझकर या भाग जाते हैं या गश खाकर गिर पड़ते हैं। थ्यूसोंग ने कहा, शबाली बहन, हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल करके हम तुम्हें तुम्हारे दुल्हा के पास पहुंचाएं? पुरस्कार दुल्हन ने कहा, सुनो, जिस शख्स का बुत तुम लोगों ने टेक्सला के अजायब घर में देखा है और जिसके हाथ में तलवार है और जिसके माथे पर तलवार के जख्म का निशान है, उसका नाम यमराज है। वो दुल्हन चोर है। वो आज से 3000 साल पहले दुल्हनों को अगवा करके ले जाता और उन्हें पत्थर बनाकर जमीन पर लिटा देता था। मेरे साथ भी उसने यही किया। मेरी शादी हो रही थी, मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक यमराज आ गया। उसको देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। यमराज ने मुझे इशारा किया और मैं उसके जादू के असर से अपने आप उठकर उसके पीछे चल पड़ी। फिर वो मुझे इस वीराने में ले आया जहां आजकल टेक्सला के अजायब घर का बाग है। उसने मुझे बाग में लेट जाने का हुक्म दिया। मैं लेट गई। फिर उसने मुझ पर तिलिस्म का मंत्र पढ़कर फूंका और मैं दुल्हनों वाले लिबास और जेवरात समेत पत्थर बन गई। मगर मेरे गले में एक तावीज पड़ा था, वो पत्थर न बन सका। उस तावीज की वजह से मेरा दिल भी धड़कता रहा और मैं जिंदा रही। मैं 3000 साल से इस इंतजार में थी कि तुम लोग आओ, मेरे गले से तावीज निकालकर नक्शे के मुताबिक इस गार में आओ और मैं तुम्हें अपना हाले दिल सुनाऊं। खुदा का शुक्र है कि इतने बरस गुजर जाने पर तुम लोग आखिर आ गए। किटी ने पूछा, शबाली बहन, तुम्हारा दुल्हा कहाँ है और हम उसे कहाँ से तलाश करके तुम्हारे पास ला सकते हैं? पुरस्कार दुल्हन ने कहा, यहाँ दरिया पार अंगूर के बाग के पास एक छोटा सा गिरजा घर है। उस गिरजा घर के पीछे अंगूर के बाग में एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं में आजकल पानी नहीं है। कुएं के अंदर दीवार में एक शगाफ है। उस शगाफ के अंदर मेरे खावंद, मेरे दुल्हा आतूर की लाश दफन है। तुम उस लाश पर मेरे तावीज को रख देना, इसके बाद वो उठकर बैठ जाएगा। ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि कुएं में यमराज का जादू है। अगर वहां गई तो मुझे आग लग जाएगी, मगर आज की दुनिया के जिंदा लोगों, खास तौर पर तुम लोगों पर उस जादू का कोई असर नहीं होगा। अंबर ने कहा, शबाली बहन, तुम फिक्र मत करो, इत्मीनान रखो, हम अभी तुम्हारे दुल्हा की लाश की तरफ जाते हैं।
पुरस्कार दुल्हन ने कहा, मेरा दुल्हा आतुर जिंदा हो जाने के बाद खुद यहाँ मेरे पास पहुंच जाएगा। तुम भी फिर यहाँ मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें मारिया के बारे में बताऊंगी कि उस पर क्या मुसीबत गुजर चुकी है। अंबर, थ्यूसोंग, केटी और जूली सॉन्ग को खुशी हुई कि उन्हें पुरस्कार दुल्हन से मारिया का सुराग मिलने वाला है। वो उसी वक्त गार से निकलकर दरिया पार वाले गिरजाघर की तरफ रवाना हो गई। दरिया खुश्क था और गिरजा दरिया के दूसरे किनारे पर ज्यादा दूर नहीं था। चारों दोस्त बहुत जल्द दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उन्हें चांदनी रात में दूर एक गिरजे का मीनारा नजर आया। वो खेतों में गुजरते गिरजे के पास आ गए। गिरजा घर पर खामोशी छा रही थी। उसके पीछे वाकई अंगूर का एक बाग था। तावीज अंबर ने अपने पास तय करके रख लिया था। अंगूर के बाग के बाहर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उन्होंने झुककर कुएं में देखा। नीचे पानी बिल्कुल नहीं था। अंबर और थ्यूसोंग और केटी, जूली सॉन्ग कुएं की दीवार में बनी हुई पत्थर की सीढ़ियों की मदद से नीचे उतर गए। कुएं की तह में बाएं जानिब सचमुच एक शगाफ बना हुआ था। थ्यूसोंग ने गर्दन अंदर डालकर देखा और बोला, अंदर एक लाश का ढांचा पड़ा है। सबने बारी बारी शगाफ में सर डालकर लाश के ढांचे को देखा। केटी ने कहा, दुल्हन का तावीज लाश पर रख दो। अंबर ने आगे बढ़कर तावीज को लाश के सीने की हड्डियों पर रख दिया। तावीज के रखते ही इंसानी ढांचे ने चलना शुरू कर दिया। फिर ऐसी आवाज आई जैसे कोई गहरे गहरे सांस ले रहा हो, और फिर दूसरे लम्हे उन्होंने देखा कि हड्डियों के ढांचे पर गोश्त आ गया है। फिर वो ढांचा उठकर बैठ गया। ये एक बहुत खूबसूरत नौजवान था जिसने शादी का लिबास पहन रखा था। सर पर पगड़ी थी जिसमें मोतियों का एक छोटा सा ताज लगा हुआ था। उसने अंबर, थ्यूसोंग, केटी और जूली सॉन्ग की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों। मैं अपनी दुल्हन शबाली के पास जा रहा हूँ। तुमसे वहां मुलाकात होगी। और इसके साथ ही दुल्हा गायब हो गया। थ्यूसोंग ने कहा, यह काम तो हो गया। अब जल्दी से वापस पुरस्कार दुल्हन शबाली की तरफ चलो ताकि उसे मारिया नाग के बारे में मालूम करें। सारे दोस्त वहां से सीधे लाल चट्टानों वाली गार के बाहर आकर रुक गए। गार के अंदर से शबाली की आवाज आई, दोस्तों अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर गए तो देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है जिस पर दुल्हन शबाली अपने दुल्हे मियाँ के साथ बड़ी खुश खुश बैठी है। उसने अंबर को देखकर कहा, अंबर भाई, मैं तुम सब बहन भाइयों को सलाम करती हूँ कि तुम्हारी वजह से हम सैकड़ों बरस के बाद एक दूसरे को मिल गए। जूली सॉन्ग ने कहा, शबाली बहन, इससे हमें बड़ी खुशी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तुम हमें नाग और मारिया के बारे में बताओ कि वो कहाँ हैं और हम उन्हें कैसे मिल सकती हैं। पुरस्कार दुल्हन ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। सुनो, जिस यमराज का तुमने अजायब घर में बुत देखा है, उसने तुम्हारी बहन मारिया को यहाँ से अगवा किया है। वो उसे इस जमाने से उठाकर अपने जमाने में ले गया। वहां उस पर तिलिस्म का असर डाला, उसे दुल्हन बनाया और फिर उसे शहर से बाहर एक शीश महल के बाग में लिटाकर पत्थर बना दिया। मारिया आज भी उस शीश महल में पत्थर बनी पड़ी है, मगर वो आज से 2000 पहले के जमाने के इसी टेक्सला के शीश महल में है। आज के जमाने में उस शीश महल का नामो निशान भी मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन जब तुम आज से 2000 बरस पीछे जाओगे तो तुम्हें वो शीश महल मिल जाएगा और तुम मारिया को दुल्हन के लिबास में पत्थर बना बाग में पाओगे। जूली सॉन्ग, अंबर, थ्यूसोंग और केटी हैरानी से पुरस्कार दुल्हन की बातें सुन रहे थे। अंबर ने कहा, शबाली बहन, हम मारिया के पास कैसे पहुंच सकती हैं? पुरस्कार दुल्हन ने कहा, अजायब घर में यमराज के बुत के हाथ में जो पत्थर की तलवार है उस पर एक नगीना लगा हुआ है। तुम अगर उस नगीने को उतारने में कामयाब हो गए तो फिर अपने आप मारिया के जमाने में पहुंच जाओगे। मगर यमराज बड़ा जबरदस्त जादूगर है। वो अगरचे मर चुका है मगर उसके बुत में अभी तक तिलिस्म की वजह से ताकत बाकी है। थ्यूसोंग बोला, हम यमराज की तलवार का नगीना जरूर हासिल कर लेंगे। अब तुम हमें यह बताओ कि नाग कहाँ है? पुरस्कार दुल्हन ने नाग के बारे में बताया कि उसे एक फिरौन हीरे के अंदर अगवा करके 5000 बरस पुराने मिस्र के जमाने में ले गया है। पुरस्कार दुल्हन ने बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि यही बात उन्हें पेरिस के कब्रिस्तान में साइंसदान की रूह ने भी बता दी थी। केटी ने नाग के पास पहुंचने का तरीका पूछा तो पुरस्कार दुल्हन ने कहा, तुम्हें आज से 5000 बरस पहले के जमाने में पहुंचाना मेरे इख्तियार में नहीं है। ये कहकर पुरस्कार दुल्हन ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए अंबर, थ्यूसोंग वगैरह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। अब मैं वापस अपनी दुनिया में जा रही हूँ। तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। ये कहकर पुरस्कार दुल्हन ने अपने दुल्हा का हाथ पकड़ा और दोनों गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद गार में अंधेरा छा गया। अंबर, थ्यूसोंग, केटी और जूली सॉन्ग गार से बाहर आकर बैठ गए और सोच विचार करने लगे कि यमराज के बुत की तलवार में से नगीना कौन उतारेगा। थ्यूसोंग बोला, ये काम मैं करूंगा क्योंकि मुझ पर खलाई मखलूक होने की वजह से इस दुनिया के जादू का असर कम होता है। केटी बोली, मैं भी खलाई मखलूक हूँ, ये काम मैं भी कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, चाहे तुम करो चाहे थ्यूसोंग या जूली सॉन्ग, मगर खतरा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा क्योंकि यमराज एक ताकतवर जादूगर है जो 2500 बरस पहले के जमाने से आकर मारिया को अगवा कर सकता है। वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है।
हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। थ्यूसोंग बोला, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अंबर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, थ्यूसोंग, मेरी राय यह है कि तुम यमराज के बुत को अपनी उंगली की ताकत से छोटा बना दो, फिर तुम उसकी तलवार पर से नगीने को खुरच लेना। मेरा ख्याल है कि यमराज के छोटा हो जाने से उसके तिलिस्म का असर और जादू की ताकत भी घट जाएगी। थ्यूसोंग मुस्कुरा कर बोला, यह ख्याल मुझे पहले नहीं आया था, अच्छा ख्याल है। बस हम इस मंसूबे पर अमल करेंगे। मेरा ख्याल है अभी रात का वक्त है, हम अभी चलकर अजायब घर में यमराज पर हमला कर देते हैं। जूलीसोंग और केटी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद ये चारों दोस्त और हजारों बरस के साथी लाल चट्टानों वाले इलाके से निकलकर टेक्सला शहर के अजायब घर की तरफ रवाना हो गए। टेक्सला शहर की रोशनियां नजर आने लगी। रात के 2 बज रहे थे, शहर सो रहा था। गलियां और बाजार सुनसान थे, सड़कों पर रोशनी हो रही थी। टेक्सला के अजायब घर के बाहर एक चौकीदार बैठा ऊँग रहा था। किसी वक्त वो उठकर चल फिरकर पहरा देने लगता था। अंबर, थ्यूसोंग, केटी और जूलीसोंग अजायब घर की पिछली तरफ से दीवार फांदकर अजायब घर के बाग में दाखिल हो गए। हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। वो ये देखकर हैरान रह गए कि जहां पहले पुरस्कार दुल्हन का पत्थर का मुजस्मा लेटा हुआ था, वहां अब कुछ भी नहीं था। पुरस्कार दुल्हन अपने दुल्हा के साथ अपनी दुनिया में वापस जा चुकी थी। अब सबको बड़ी खुशी हुई कि उनकी मदद से एक बदनसीब दुखी दुल्हन को अपना घर और अपना शौहर मिल गया था। अजायब घर का बड़ा दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा खोलना इन लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अंबर ने आगे बढ़कर दरवाजे को जरा सा अंदर की तरफ दबाया तो वो हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। चारों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। अजायब घर के तवील कमरे सुनसान थे। अलमारियों में कीमती तारीखी नवादरात सजे हुए थे। छतों के साथ बल्ब रोशन थे। चलते चलते वो उस कमरे में आ गए जहां कोने में यमराज का तलवार वाला बुत खड़ा था। केटी ने सरगोशी की, यही यमराज का बुत है। उन्होंने बुत को करीब जाकर देखा। यमराज के बुत के माथे पर तलवार के जख्म का लंबा निशान था। उसके हाथ में जो पत्थर की तलवार थी, उसके दस्ते पर सुर्ख रंग का नगीना लगा था। अंबर ने आहिस्ता से कहा, यही वो नगीना है जो हमें मारिया के जमाने में पहुंचा सकता है। थ्यूसोंग, तुम तैयार हो क्या? थ्यूसोंग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। जूलीसोंग ने कहा, थ्यूसोंग भाई, एहतियात से काम लेना। थ्यूसोंग बोला, जरूर, मगर अब मैं समझता हूँ कि किसी एहतियात वगैरह की जरूरत नहीं रही। मैं यमराज को छोटा करने लगा हूँ। ये कहकर थ्यूसोंग ने अपने सीधे हाथ की उंगली बुत के बाजू के साथ लगा दी। थ्यूसोंग को एक शक जरूर था कि शायद यमराज पर उसकी खलाई ताकत का असर ना हो, मगर थ्यूसोंग के छूने से यमराज एकदम से नन्हा सा खिलौना बन गया। वो बिल्कुल छोटा सा बुत बनकर फर्श पर उसी तरह खड़ा था। यमराज ने आगे से कोई मुजाहमत नहीं की थी। अंबर, थ्यूसोंग और जूलीसोंग बड़े खुश हुए। केटी ने कहा, अब इसे उठाकर बाहर ले चलते हैं। थ्यूसोंग ने यमराज के खिलौने जैसे छोटे से बुत को उठाकर अपनी जेब में डाला और वो सब अजायब घर के बाग की दीवार फांदकर दूसरी तरफ निकल गए। वो सड़क पार करके एक छोटे से पार्क में बिजली के खंभे के नीचे आकर बैठ गए। अंबर बोला, थ्यूसोंग, यमराज का बुत निकालकर उसकी तलवार का नगीना खुरच दो। थ्यूसोंग ने जेब से यमराज का छोटा सा बुत निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। यमराज का बुत बहुत छोटा हो गया था। उसी हिसाब से उसकी तलवार का नगीना भी बहुत छोटा हो गया था और वो एक सुरख नुक्ते की तरह चमक रहा था। थ्यूसोंग नगीने को चाकू से खुरचने लगा तो जूलीसोंग ने कहा, ठहरो, ये काम मैं करती हूँ। जूलीसोंग को अपने भाई का ख्याल आ गया था कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए, लेकिन अंबर बोला, ये काम ना थ्यूसोंग करेगा ना जूलीसोंग, बल्कि मैं करूंगा। ये कहकर अंबर ने थ्यूसोंग के हाथ से चाकू और यमराज का बुत ले लिया। अंबर ने चाकू की नोक सुरख नगीने पर रखी और उसे खुरचने लगा। नगीना तलवार से अलग हो गया। अंबर को एक झटका लगा और फिर आसमान पर जोर से बिजली चमकी और अजायब घर में जबरदस्त नीली रोशनी फैल गई। बिजली की चमक में उन्हें कुछ नजर न आया। जब ये चमक खत्म हुई तो थ्यूसोंग और केटी ने देखा कि अंबर और जूलीसोंग गायब थे और यमराज का मुजस्मा अपने आप बड़ा होकर कोने में उसी तरह खड़ा था। थ्यूसोंग और केटी ने ताज्जुब से इधर उधर देखा, फिर लपक कर यमराज के मुजस्मे के पास आए। यमराज की तलवार के दस्ते पर सुरख नगीना उसी तरह लगा हुआ था। केटी ने किसी कदर परेशानी से कहा, थ्यूसोंग भैया, ये क्या हो गया? हम मारिया नाग को ढूंढ रहे थे और अंबर जूलीसोंग भी हमसे बिछड़ गई। थ्यूसोंग गौर से यमराज की तलवार के दस्ते को देख रहा था। सुरख नगीना उसी तरह चमक रहा था। उसने कहा, अगर हमने दोबारा इसी नगीने को खुरचने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम भी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं। केटी ने कहा, लेकिन अंबर और जूलीसोंग कहाँ गए होंगे? हमें उनको भी तो तलाश करना है। थ्यूसोंग बोला, तुम्हारी क्या राय है? मैं इस नगीने को इसी तरह से निकाल लूं? केटी ने कहा, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि हो सकता है इस नगीने को कब्जे में लेने से हम भी अंबर और जूलीसोंग के पास पहुंच जाएं और वहां मारिया भी हो।
थ्यूसोंग बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर थ्यूसोंग ने चाकू की नोक से तलवार के दस्ते पर से सुरख नगीने को खुरचना शुरू कर दिया। नगीना तलवार के दस्ते से अलग होकर एकदम थ्यूसोंग के हाथों से गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा। दोनों ने फर्श पर जगह जगह तलाश किया, मगर उन्हें सुरख नगीना न मिल सका। केटी ठंडा सांस भरकर बोली, थ्यूसोंग भाई, हमारी किस्मत में अंबर और जूली सोंग से जुदा होना लिखा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नगीना उन्हें गायब करने के बाद खुद भी गायब हो गया है। थ्यूसोंग और केटी मायूसी के साथ अजायब घर से निकल आए। अब बाग में पुरस्कार दुल्हन का बुत भी नहीं था कि उससे कोई मशवरा करते कि अंबर और जूली सोंग को कहाँ तलाश किया जाना चाहिए। अजायब घर के बाहर सड़क सुनसान थी। रात के 3 बजने वाले थे। टेक्सला का शहर खामोश था। सड़क पर से किसी वक्त कोई ट्रक लाहौर की तरफ गुजर जाता था। थ्यूसोंग ने कहा, केटी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? केटी ने आह भर कर कहा, अब हम क्या कर सकते हैं? लाहौर चलकर उसी होटल में कुछ दिन बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना होगा और कहाँ जाना चाहिए हमें। वो सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। एक वैगन लाहौर की तरफ जा रही थी। थ्यूसोंग ने इशारा करके उसे रोका और उसमें सवार होकर होटल में आ गए। थ्यूसोंग के पास अभी कुछ रकम थी। उन्होंने होटल में साथ साथ 2 कमरे ले लिए। वो कम से कम 1 महीना जरूर लाहौर शहर में रहना चाहते थे। जिस वक्त अंबर तलवार के दस्ते से सुरख नगीने को खुरच रहा था तो जूली सोंग उसके बिल्कुल करीब ही बैठी थी। एकदम से कड़ाके की आवाज बुलंद हुई, बिजली चमकी और अब ऐसा हुआ कि जूली सोंग ने डरकर अंबर का हाथ थाम लिया। बस अंबर के साथ ही जूली सोंग भी तिलिस्म के असर से वहां से गायब हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत दरिया के किनारे घास पर बैठे हैं। दरिया पर सजे हुए बजरे और कश्तियां चल रही हैं। एक तरफ दूर तक सहरा के टीले फैले हुए हैं और दरिया की दूसरी तरफ एक शहर की फसील यानी 4 दीवारी नजर आ रही है और कहीं कहीं खजूर और अंजीर के दरख्तों के झुंड हैं। लोग कदीम जमाने के लिबास में मलबूस दरिया किनारे टोलियों की शक्ल में बैठे लुत्फ अंदोज हो रही हैं। औरतों ने सरों पर बालों को जूड़ों की तरह बांध रखा है और लंबे रेशमी लिबादे पहने हुए हैं। अंबर ने और जूली सोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। जूली सोंग ने कहा, अंबर भाई, एक बात तो साबित हो गई है कि हम थ्यूसोंग और केटी से जुदा होकर किसी बहुत पीछे के जमाने में आ गए हैं। अंबर ने दरिया की दूसरी तरफ शहर की फसील को देखकर कहा, यमराज के तिलिस्म ने असर कर दिखाया। अगर तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो तुम मेरे साथ ना आती। जूली सोंग ने कहा, बिजली की जबरदस्त कड़क से मैंने घबराकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। खैर, अब हमें इस तब्दीली को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ हमारी और नाग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि हमारे सफर में हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। सवाल यह है कि ये कौन सा शहर है और हम कौन से जमाने में आ गए हैं। अंबर ने कहा, इन लोगों के लिबास से तो लगता है कि हम हजारों बरस पहले के मिस्र के जमाने में आ गए हैं। मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि ये मेरा पुराना वतन है। मैं मिस्र ही का रहने वाला हूँ। ये दरिया बहुत छोटा है और लाहौर की बड़ी नहर जितना है। ये जरूर दरिया नील होगा। जूली सोंग ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम कदीम मिस्र में आ गए हैं तो यहाँ नाग से मुलाकात हो सकती है। उसे भी तो कोई फिरौन ही अपने साथ अगवा करके ले गया था। अंबर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुमकिन है नाग के साथ साथ मारिया का भी यहाँ से कुछ सुराग मिल जाए और फिर हम इकट्ठे थ्यूसोंग और केटी से जा मिलें। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक रिथ जिस पर ऊंचे लंबे हबशी सिपाही सवार थे और जिनके पास तलवार, तीर और नेज़े थे, उनके करीब आकर रुका। रिथ में से 2 हबशी सिपाही छलांगे लगाकर नीचे उतरे और आते ही उन्होंने अंबर और जूली सोंग की गर्दनों पर नेज़े रख दिए। एक हबशी सिपाही ने उस जमाने की मिस्री जुबान में चिल्लाकर पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तुम मिस्री नहीं हो? अंबर ने भी उसी जुबान में कहा, मेरा नाम अंबर है, ये मेरी बहन जूली है, हम मिस्र के ही रहने वाले हैं। दूसरे सिपाही ने गरजदार आवाज में कहा, हमारे साथ चलो, तुम्हारा फैसला सिपा सालार करेगा। पहले तो अंबर ने वही उन हबशी सिपाहियों को तहस नहस करने का फैसला किया। फिर ख्याल आया कि जूली सोंग उसके साथ है, वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। दूसरा, चलकर सिपा सालार से भी मिलना चाहिए, हो सकता है इस तरीके से कुछ नाग के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। अंबर ने कहा, बेशक सिपा सालार के पास ले चलो, हमें कोई एतराज नहीं। मिस्री सिपाहियों ने अंबर और जूली सोंग को उसी वक्त रस्सियों से जकड़कर रिथ में डाला और घोड़ों को भगाते हुए दोनों को लेकर शहर की फसील के अंदर दाखिल हो गए। ये शहर आज से 5000 साल पहले का मिस्र का दारुल हुकूमत मीमस था, जहाँ एक ऐसे फिरौन की हुकूमत थी जो बड़ा जालिम था और रियाया पर सख्त जुल्म करता था। उसका सिपा सालार भी बड़ा जाबिर और जालिम आदमी था। सिपाही सिपा सालार के महल में दाखिल हो गई। सिपा सालार अपने आलीशान महल में मसनद पर बैठा था। 2 मिस्री कनीजें रक्स कर रही थीं। सिपाहियों ने जाते ही अंबर और जूली सोंग को सिपा सालार के सामने पेश कर दिया। जूली सोंग ने रास्ते में अपनी खास जुबान में अंबर से कहा भी कि हमें अपनी ताकत से काम लेकर इन सिपाहियों को खत्म कर देना चाहिए,
जिसके जवाब में अंबर ने कहा था कि सब्र से काम लो, हो सकता है हमें सिपा सालार से नाग के या मारिये के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। सिपा सालार ने अंबर और जुली सॉन्ग की तरफ देखा और पूछा, कौन है ये लोग? सिपाही ने झुककर अर्ज की, हजूर, हमें ये मुल्क नोबिया के जासूस लगती हैं। रास्ते में इन्होंने अपनी जुबान में कोई खुफिया बातचीत भी की थी। सिपा सालार की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि नोबिया के मुल्क से मिस्र की सख्त दुश्मनी थी और जंग लगी हुई थी। सिपा सालार ने अंबर से पूछा, तुम यहाँ कहाँ जासूसी कर रहे थे? तुम्हारे दूसरे साथी यहाँ कहाँ हैं? फौरन बताओ, नहीं तो तुम्हें भयानक अजियत वाली सजा दूंगा। अंबर ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है। हम बहन भाई जासूस नहीं हैं, मुल्क मिस्र के ही रहने वाले हैं और अपने गांव से शहर की सैर करने आए थे। दरिया के किनारे बैठे थे कि आपके सिपाही हमें पकड़कर यहाँ ले आए। सिपा सालार ने गुस्से से कहा, तुम बकवास करते हो। अगर तुमने अपने साथी जासूसों के नाम और पते ना बताए तो मैं तुम दोनों को भूखे मगरमच्छों के आगे डाल दूंगा। अंबर को मगरमच्छों की क्या परवाह हो सकती थी? फिर भी जो सच्ची बात थी उसको उसने फिर दोहराया, हम जासूस नहीं हैं, आगे आपकी मर्जी है। हमें जो सजा देंगे हम उसे कबूल करेंगे। सिपा सालार को अंबर के इस जवाब पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, इन दोनों बहन भाइयों को मगरमच्छों वाले तालाब पर ले चलो। सिपाहियों ने उसी वक्त अंबर और जूली सॉन्ग को पकड़ा और महल के पीछे एक ऐसे तालाब के किनारे ले आए जिसमें 4 बड़े ही खूंखार किस्म के बड़े बड़े मगरमच्छ किनारे पर बैठे थे। उन्हें 2 दिन तक भूखा रखा जाता था ताकि जिस बदनसीब शख्स को उनके आगे डाला जाए मगरमच्छ उसकी फौरन तिक्का बोटी कर दें। जूली सॉन्ग ने अपनी जुबान में अंबर से पूछा, अब क्या इरादा है? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे, अब ऐसा करना ही पड़ेगा। इतने में सिपा सालार भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। सिपा सालार के लिए तख्त बिछा दिया गया। वो खुद इस अजियतनाक मंजर को देखना चाहता था। उसने हुक्म दिया, सबसे पहले इस अंबर को मगरमच्छ के आगे डाला जाए ताकि बहन अपनी आंखों से अपने भाई की तिक्का बोटी होते देख सके। सिपा सालार का ये बड़ा जालिमाना हुक्म था, मगर सिपा सालार जालिम शख्स था। वो एक बहन को भाई की मौत पर आंसू बहाते और रोते देखना चाहता था। मगर जूली सॉन्ग मुतमईन थी। उसने सिपा सालार के आगे गिड़गिड़ा कर अपने भाई की जिंदगी की बिल्कुल दरख्वास्त न की। इस पर सिपाही और सिपा सालार भी कुछ हैरान हुए। अंबर भी खामोश था, उसके चेहरे पर भी कोई परेशानी नहीं थी। इस पर भी सब लोग ताज्जुब में थे कि आमतौर पर जब किसी को मगरमच्छों के आगे डाला जाता है तो वो बदनसीब चीखता है, चिल्लाता है, सिपा सालार से रहम की दरख्वास्त करता है। मगर अंबर और जूली सॉन्ग बड़े वकार और बेनियाजी से खड़े थे। सिपा सालार ने गरज कर कहा, अंबर को मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाए। उसी वक्त सिपाहियों ने अंबर की रस्सियां खोल दी और उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। तालाब पर बैठे भूखे मगरमच्छों ने एक इंसान को तालाब में गिरते देखा तो फुंकारे मारते हुए पानी में कूद गए और तेजी से अंबर की तरफ बढ़े। सारे सिपाही और सिपा सालार बड़ी दिलचस्पी से यह खूनी मंजर देख रहे थे। उनके ख्याल में मगरमच्छ 1 सेकंड में अंबर के जिस्म की तिक्का बोटी करने वाले थे। मगर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस आदमी को मगरमच्छों के आगे डाला है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त ताकत का मालिक है। तालाब के बाहर सिपा सालार समेत सब सिपाही, कनीज़ी और नौकर इसका इंतजार कर रहे थे कि अभी मगरमच्छ अंबर के जिस्म के चीथड़े उड़ा देंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो ही मगरमच्छ अंबर की तरफ बढ़े, अंबर ने सबसे आगे वाले खूंखार मगरमच्छ को दुम से पकड़कर हवा में 3 चक्कर देकर इतनी जोर से दूसरे मगरमच्छ पर दे मारा कि एक धमाका हुआ और दोनों मगरमच्छों के जिस्मों के टुकड़े उड़ गए। अंबर का पूरी ताकत इस्तेमाल करना कोई मामूली बात नहीं थी। इतनी ताकत से अगर अंबर चाहता तो किले की दीवार को गिरा देता। सिपा सालार और सब देखने वालों के मुंह मारे हैरत के खुले रह गई। इतनी देर में तीसरा और चौथा मगरमच्छ भी अंबर को हड़प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। अंबर ने तीसरे मगरमच्छ के खुले मुंह को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही झटके से मगरमच्छ को मुंह से लेकर दुम तक चीर कर रख दिया। चौथा मगरमच्छ ये देखकर दुम दबाकर भाग गया। सिपाही और नौकर तो सख्ते में आ गए थे। नौकरों ने अंबर को कोई आसमानी देवता समझकर तालाब के किनारे उसके आगे सजदे कर दिए। अंबर तालाब से बाहर निकल आया था। उसकी जबरदस्त ताकत की वजह से उसके गीले कपड़ों में से गर्मी की वजह से भाप निकल रही थी। सिपा सालार पर भी अंबर की गैर मामूली ताकत का बहुत ज्यादा असर हुआ था, मगर वो उसे कोई जादूगर समझ रहा था। सिपा सालार हार मानने वाला नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, इस जादूगर की बहन को मगरमच्छ के आगे फेंक दो। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल करते हुए जूली सॉन्ग को भी उसी तालाब में फेंक दिया। तालाब में एक ही खूंखार मगरमच्छ बाकी रह गया था। वो बहुत भूखा था। उसने औरत को तालाब में गिरते देखा तो जूली सॉन्ग की तरफ लपका। जूली सॉन्ग के पास भी खलाई ताकत थी। सबसे पहले तो उसने एक ही झटके से अपने जिस्म की रस्सियों को तोड़ दिया। मगरमच्छ उसके सर पर पहुंच गया था। जो ही मगरमच्छ ने जूली सॉन्ग को हड़प करना चाहा, जूली सॉन्ग ने उसके जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे एक ऐसा झटका दिया कि मगरमच्छ के जबड़े को चीर डाला। मगरमच्छ उल्टा हो गया। सारा तालाब उनके खून से लाल हो गया। अंबर ने सिपा सालार से कहा, सिपा सालार,
क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं आया कि हम जासूस नहीं हैं? सिपा सालार पर अंबर और जूली सॉन्ग की ताकत का बहुत असर हुआ था, मगर वो यही समझ रहा था कि इन दोनों के पास कोई जादू का मंत्र है जिसकी मदद से इन्होंने मगरमच्छों को हलाक कर दिया है। सिपा सालार को यकीन था कि ये दोनों जासूस हैं मगर जादू जानते हैं। वो उनके जादू को तोड़ना चाहता था। उसने बड़े गुरूर के साथ कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों जासूस हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे जादू को खत्म कर दूंगा। फिर उसने हुक्म दिया कि इन दोनों यानी अंबर और जूली सॉन्ग को किले के सबसे निचले तहखाने में बंद कर दिया जाए। जूली सॉन्ग ने अंबर की तरफ देखकर अपनी जुबान में कहा, अंबर भैया, क्या हम फिर कैद हो जाएंगे? अंबर ने कहा, जूली सॉन्ग घबराओ नहीं, मैं इस सिपा सालार को इसकी मर्जी के मुताबिक शिकस्त देना चाहता हूँ। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि यह अब क्या करेगा। अंबर और जूली सॉन्ग को किले के सबसे निचले तंगो तारीख कैद खाने में बंद कर दिया गया। सिपा सालार ने दोनों का खाना पानी भी बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए। सिपा सालार का ख्याल था कि दोनों भूख प्यास से निडाल हो जाएंगे, मगर जब वो तय खाने में आया तो देखा कि दोनों हशाश बशाश और पूरी तरह सेहतमंद थे। भूख प्यास का उन पर जरा भी असर नहीं हुआ था। सिपा सालार ने उसे भी उनके जादू का करिश्मा ही समझा। अब सिपा सालार ने शाही जादूगर यानी मंदिर के काहिन को बुलाया और सारी बात बयान करने के बाद कहा, ये दोनों दुश्मन के जासूस हैं, मगर इनके पास कोई ऐसा तिलिस्म है जिसकी वजह से इनके अंदर बड़ी ताकत आ गई है और इन पर भूख प्यास का भी कुछ असर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तिलिस्म की मदद से इन दोनों को हलाक कर डालो। शाही काहिन ने गर्दन बड़े गरूर से बुलंद की और बोला, सालार आजम, ये तो बड़ी मामूली बात है। मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि मरने के बाद इनकी रूहें भी याद रखेंगी। सिपा सालार ने कहा, तुम क्या जादू करोगे? ये लोग बड़े तजुर्बाकार जादूगर हैं। काहिन बोला, आप खुद देख लेंगे कि कल सुबह इन दोनों की लाशें कैद खाने में गल सड़ रही होंगी। सिपा सालार बड़ा खुश हुआ कि अंबर और जूली सॉन्ग का गरूर टूट जाएगा और वो हलाक हो जाएंगे। उसने काहिन आजम को इजाजत दे दी। काहिन आजम मिस्र का सबसे बड़ा जादूगर था। उसने अपने मकान पर आते ही मिस्र के सहरा का सबसे मोहलिक और जहरीला सांप निकाला और उस पर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो आधी रात तक काले जहरीले सांप पर मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकता रहा। इन मंत्रों की वजह से सांप के जहर का असर 10 गुना बढ़ गया। अब उस काले सांप में इतनी ताकत और इतना जहर पैदा हो गया था कि वो महज अपनी फुंकार से बड़े हाथी को भी जलाकर राख कर सकता था। आधी रात के बाद काहिन काले सांप को पटारी में डालकर सिपा सालार के पास आ गया। उसे सारी बात बताई तो वो बोला, काहिन आजम, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा सांप इन दोनों को हलाक कर देगा? काहिन आजम बोला, सालार आजम, ये सांप तो इतना जहरीला हो गया है कि अब अगर ये किसी महल की तरफ मुंह करके फुंकार मारे तो महल को भी आग लग जाए। सिपा सालार ने खुश होकर कहा, शाबाश, बस अब जल्दी से चलो और मेरी आंखों के सामने उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर डालो। काहिन सिपा सालार के साथ किले के तय खाने में आ गया। अंबर और जूली सॉन्ग जाग रहे थे और आपस में नागमारी और केटी थ्यूसॉन्ग के बारे में बातें कर रहे थे। जूली सॉन्ग ने सिपा सालार और काहिन को देखा और अंबर से कहा, मेरा ख्याल है सिपा सालार अपने साथ किसी जादूगर काहिन को लाया है। अंबर ने काहिन को गौर से देखा। वो इस किस्म के बहुत जादूगर देख चुका था। समझ गया कि ये काहिन है और काहिन जादूगर भी हुआ करते थे। दोनों संभल कर बैठ गए। दोनों के होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। सिपा सालार ने कहा, अंबर, अगर तुम अब भी हमें साफ साफ बता दो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन मिस्र में दाखिल हुआ है और वह कहां कहां अपनी तखरीबी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अंबर मुस्कुराया, सिपा सालार, मैंने कह दिया कि मैं और मेरी बहन जासूस नहीं है। अगर तुम हम पर कोई और ताकत आजमाना चाहते हो तो वो भी आजमा कर देख लो। सिपा सालार ने काहिन को इशारा किया। काहिन ने काले स्याह सांप को पटारी में से निकालकर अंबर और जूली सॉन्ग की तरफ फेंक दिया। अंबर और जूली सॉन्ग अपनी जगह से बिल्कुल न हिले। सांप को दोनों के जिस्मों में से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आई तो वो उनके सामने आकर कुंडली मारकर बैठ गया और अपने फन को झुका दिया और बोला, आपके जिस्मों से नाग देवता की खुशबू आती है, क्या आप नाग देवता के भाई हैं? अंबर ने कहा, हम नाग देवता के दोस्त और भाई हैं, तुमने ठीक पहचाना। काले सांप ने कहा, काहिन ने मुझ पर तिलिस्म फूंक कर मेरे जहर को तेज कर दिया है और तुम दोनों को डसने के लिए भेजा है, मगर मैं जानता हूं कि नाग देवता के भाई बहनों को डसने का मैं कभी ख्याल भी नहीं कर सकता। मुझे हुक्म करें कि मैं इस काहिन को अभी इस गुस्ताखी का मजा चखाऊं। अंबर ने सांप की जुबान में कहा, मेरी तरफ से इजाजत है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम काहिन और सिपा सालार को हलाक मत करो, बल्कि उन्हें जकड़ दो। काला सांप उसी वक्त वापस काहिन और सिपा सालार की तरफ बढ़ा। काहिन और सिपा सालार कैद खाने के दरवाजे में खड़े हैरान हो रहे थे कि सांप ने अभी तक अंबर और जूली सॉन्ग को डसकर हलाक क्यों नहीं किया। इतने में काले सांप ने एक जबरदस्त फुंकार मारी और उछलकर काहिन आजम की गर्दन पर जोर से अपना फन मारा। काहिन डरकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा हमला सांप ने सिपा सालार पर कर दिया। फिर उन दोनों की गर्दनों पर डसकर थोड़ा थोड़ा जहर उनके खून में शामिल कर दिया। इस जहर के असर से सिपा सालार और काहिन ने उछलना शुरू कर दिया।
वो मस्करों की तरह उछल रहे थे और शोर मचा रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। सांप के जहर की वजह से काहिन का जादू भी खत्म हो गया था। अब वो किसी पर जादू नहीं कर सकता था। तब जूली सॉन्ग ने सांप से कहा, इन दोनों के जिस्मों से जहर की मिकदार वापस खींच लो। काले सांप ने जहां डसा था वहां मुंह लगाकर बारी बारी दोनों के जिस्मों से अपना जहर चूस लिया। सिपा सालार और काहिन एकदम ठीक हो गए और घबराई हुई आंखों से अंबर और जूली सॉन्ग की तरफ तकने लगे। काहिन ने सांप को पकड़ना चाहा, मगर सांप ने जोर से फुंकार मारी। उसके मुंह से फुंकार के साथ चिंगारियां निकलने लगी थीं। काहिन और सिपा सालार जल्दी से पीछे हट गए। अंबर ने कहा, काहिन आजम, तुमने देख लिया कि हमने तुम्हें और तुम्हारे तिलिस्मी मंत्रों को कैसे शिकस्त दी है। क्या तुमने अपनी आंखों से अपनी शिकस्त नहीं देखी? सिपा सालार मक्कार शख्स था। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अंबर और जूली सॉन्ग से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा, मगर ऊपर से वो बड़ी आजिजी से बोला, अंबर, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों बड़ी ताकत के मालिक हो और जासूस नहीं हो। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा तारुफ फिरौन से करवाऊं। फिरौन मिस्र तुमसे मिलकर बड़ा खुश होगा। अंबर और जूली सॉन्ग को क्या एतराज हो सकता था? उन्होंने सोचा कि शायद ये वही फिरौन हो जिसने नाग को अगवा किया है, और हो सकता है कि फिरौन मिस्र से मुलाकात के बाद नाग और मारिया का भी कुछ सुराग मिल जाए। अंबर ने कहा, सिपा सालार, हमें भी फिरौन मिस्र से मिलकर बड़ी खुशी होगी। सिपा सालार अंबर और जूली सॉन्ग को साथ लेकर अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ काहिन आजम अपने जादू की शिकस्त पर सख्त गुस्से में था। वो अंबर और जूली सॉन्ग से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। काहिन को यह भी खतरा था कि अंबर फिरौन से मिलने जा रहा है। अगर फिरौन उसके जादू और उसकी ताकत से मुतासिर हो गया तो वो उसे काहिन की जगह शाही जादूगर मुकर्रर कर देगा। चुनाचे काहिन ने उसी वक्त दिल में तय कर लिया कि वो अंबर और जूली सॉन्ग पर अपना सबसे बड़ा तिलिस्मी मंत्र फूंकेगा। इस तिलिस्मी मंत्र के असर से समुद्र में आग लग जाती थी। अंबर और जूली सॉन्ग तो फिरौन मिस्र के दरबार की तरफ चल दिए और काहिन आजम ने अपने मकान की तिलिस्मी कोठरी में जाकर सबसे बड़ी जादूगरनी सामिराना की रूह को बुला लिया और उसको बताया कि मैं अंबर और जूली सॉन्ग को हलाक करके अपना खोया हुआ वकार फिर से हासिल करना चाहता हूँ। जादूगरनी सामिराना की रूह ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। जूली सॉन्ग को किसी तरह से आग में डाल दो। वो आग में गिरते ही जलकर आग हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें अंबर को हलाक करने की तरकीब बताऊंगी। काहिन बड़ा खुश हुआ कि कम से कम वो जूली सॉन्ग को तो हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। वो दिल में एक साजिश तैयार करके शाही महल की तरफ चल पड़ा। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।